मित्रों और छात्रों नमस्कार। आपका आपके चैनल प्रतिभा कोचिंग आदि में स्वागत है। आज हम लोग सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण प्रकरण है सहसंबंध, इस पर चर्चा करेंगे। सहसंबंध एक ऐसा प्रकरण है जो आपके स्नातक स्तर से लेकर स्नातक तक और बीएड के स्टूडेंट है जिनका सांख्यिकी एक विषय है, एक प्रश्न पत्र के रूप में है, उनके लिए बहुत उपयोगी है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सहसंबंध के बारे में। सहसंबंध क्या होता है? सहसंबंध इसके नाम से ही स्पष्ट है कि संबंध है। तो दो या दो से अधिक चरों के बीच जब कोई संबंध स्थापित हो तो वो सहसंबंध है। इसको अंग्रेजी में हम लोग कोरिलेशन बोलेंगे। कोरिलेशन, कोरिलेशन सहसंबंध। दो चरों के बीच जो संबंध होगा वही सहसंबंध होगा। जैसे मांग और कीमत के बीच देखा जाए संबंध, तो मांग का नियम बताता है जब कीमत बढ़ेगी तो किसी वस्तु की मांग घटेगी, और जब किसी वस्तु की मांग बढ़ेगी तो उसकी कीमत घटेगी, कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी। ये मांग का नियम है। ठीक है, एक संबंध बता रहा है। इसी प्रकार ये संबंध कहीं भी स्थापित हो सकता है, दो व्यक्तियों के बीच, दो ग्रुपों के बीच। यह सहसंबंध एक ऐसा विषय जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग सहसंबंध की परिभाषा पढ़ेंगे, सहसंबंध के प्रकार पढ़ेंगे, सहसंबंध की परिमाप के बारे में पढ़ेंगे, कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन का सूत्र पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ प्रश्न का हल करेंगे। अंत में इसकी चर्चा पर चर्चा के बाद कुछ प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको देखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सहसंबंध। शुरू करेंगे सहसंबंध। तो सहसंबंध क्या होता है आपकी स्क्रीन पे लिखा गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसकी परिभाषा बताई गई है। दो चरों तथा दो चर कौन कौन से, x और y, उनके मध्य पाए जाने वाले संबंध को लोग सहसंबंध कहेंगे। ठीक है, दो चरों के मध्य पाए जाने वाले संबंध को सहसंबंध कहेंगे। सहसंबंध को विकसित करने का श्रेय, उसको आधुनिक रूप देने का श्रेय 1885 में 1885 में फ्रांसिस गाल्टन और कार्ल पियर्सन, ये दो महत्वपूर्ण हैं सांख्यिकीविद। फ्रांसिस गाल्टन और कार्ल पियर्सन, इनको जाता है। तो इसमें आपने क्या होता है, एग्जाम में कुछ परिभाषाएं दे दी जाती है, पूछती है कि ये परिभाषा किसका है, ये परिभाषा किसका है, ये पूछा जाता है एग्जाम में आपसे। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रोफेसर कॉर्नर की परिभाषा है। तो हम परिभाषा को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उसको ट्रिक के हिसाब से समझेंगे कि इस पर एग्जाम में जो कहते हैं परिभाषा को याद होगा, तो उसका एक ट्रिक होगा। हर परिभाषा का एक ट्रिक है। उस ट्रिक मतलब की है, एक की से पहचान जाएंगे कि ये परिभाषा किसका है, उसको हम आपको लिख करके बताएंगे। पहले आप उसका परिभाषा को स्क्रीन पर देख के समझे पहले। तो प्रोफेसर कॉर्नर है, प्रोफेसर कॉर्नर परिभाषा देते हैं। देखिए इसके साथ साथ दिखा होगा आपके, मुझे मैं इरेज कर देता हूं। देखिए ध्यान से, प्रोफेसर कॉर्नर की परिभाषा है, जब दो या अधिक राशियां सहानुभूति में परिवर्तित होती हैं, जिसमें एक में परिवर्तन के कारण दूसरे में भी परिवर्तन होता है, तो क्या होंगी, सहसंबंधित होंगी। ये आपका सहसंबंध बताता है। सहसंबंध बताता है एक में हम कोई चीज चेंज करें तो दूसरे में क्या चेंजेस आएगा, आपको बताए। जैसे मांग का नियम देखें तो मांग का नियम बताता है यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, और किसी वस्तु की अगर कीमत घटेगी तो उसकी मांग बढ़ेगी। यही मांग का नियम है। इसी प्रकार सहसंबंध देखें, कॉर्नर में कौन बैठेगा, जो दबा होगा, जो जिसके अंदर होगा वो कॉर्नर में बैठेगा। तो कॉर्नर में जो बैठेगा उसके प्रति हम लोग की सहानुभूति होगी। क्या होगी, सहानुभूति। यानी परीक्षा में कोई परिभाषा दे दिया सहसंबंध से संबंधित, उसमें सहानुभूति शब्द आया है, तो आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं कि सहानुभूति में वो बैठेगा जिसके अंदर डर होगा, यानी वो कॉर्नर में बैठेगा। कहां बैठेगा, कॉर्नर में। कई प्रोफेसर कॉर्नर की परिभाषा हो जाएगी, प्रोफेसर कॉर्नर। ठीक है, कॉर्नर में वही व्यक्ति बैठेगा जो डरा होगा, उसके प्रति हम लोग की सहानुभूति भी होगी। इस प्रकार आप परिभाषा को कोरिलेट करके एग्जाम में टिक कर सकते हैं। जब परिभाषा लिखनी भी होगी तो आप उस परिभाषा में दिखाएंगे एक में परिवर्तन हो रहा है, दूसरे में परिवर्तन होगा, लेकिन क्या होगा, उसमें सहानुभूति शब्द यूज करिएगा। इसी प्रकार अगली परिभाषाओं को देखेंगे तो अगली परिभाषा है आपका कास्टन और काउडेन।
अगली परिभाषा है आपका क्राक्सटन और काउडेन की। तो क्राक्सटन में क्रो शब्द मिल रहा है, क्राक्सटन में क्रो शब्द ले लें और काउडेन में काउ को ले लें। तो पहले परिभाषा समझ लें तो आपको को लिख करेंगे। इनकी परिभाषा देखिए क्या कह रहा है, जब संबंध संख्यात्मक प्रकृति का हो तो संबंध को खोजने और मापने तथा इसे सूक्ष्म सूत्र के रूप में व्यक्त करने के उचित सांख्यिकीय उपकरण को ही सहसंबंध कहते हैं। तो संख्यात्मक रूप इसको दर्शाना है, ठीक है। इसमें क्या है, क्राक्सटन में क्रो है, क्रो मतलब कौवा, कौवा क्या करेगा, भोजन की खोज करेगा, भोजन की खोज। इसके परिभाषा में देखिए कीवर्ड आया है खोजना। क्या कीवर्ड में आया है, खोजना। और काउ, काउ माने गाय, गाय दूध देती है, दूध का क्या करेंगे, मापन करेंगे, दूध का क्या करेंगे, मापन करेंगे। यानी इस परिभाषा में अगर आपको खोजना और मापन दो कीवर्ड दिख जाए तो समझ जाइएगा कि यह परिभाषा क्राक्सटन और काउडेन का है। बहुत ही सटीक है, एग्जाम में दिमाग का थोड़ा सा लगाएंगे तो परिभाषा से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होंगे आपके। तो क्राक्सटन काउडेन में क्या हुआ, क्राक्सटन और काउडेन बताते हैं कि दो संबंध है संख्यात्मक प्रकृति के हैं तो उसको खोजने मापने के लिए एक सूत्र का प्रयोग करेंगे और उचित सांख्यिकीय उपकरण को ही क्या कहेंगे, सहसंबंध कहेंगे। तो इसमें क्राक्सटन से क्रो, क्रो से खोजना, काउडेन से काउ, काउ से गाय, गाय से दूध, दूध से मापन। तो खोजना और मापन दो शब्द है, इससे आप पहचान जाएंगे। अगली परिभाषा है किंग साहब की। तो किंग साहब की परिभाषा को देखें तो किंग साहब की परिभाषा है W.I. किंग इनका नाम है। तो किंग मतलब राजा हो गया। राजा क्या करेगा, राजा माला पहनेगा और अपने कार्य शक्ति से, कार्यकरण से जाना जाएगा। तो राजा का कार्य, उसकी शक्ति यानी कार्यकरण, ये शब्द दिख जाए तो आप समझ जाएंगे किंग साहब की परिभाषा है। क्योंकि राजा माला पहनेगा, माला क्या है, राजा है भाई, मुकुट पहनेगा और अपने कार्यों से पहचाना जाएगा। ये किंग साहब की परिभाषा होगी आपकी। तो किंग साहब की परिभाषा क्या है, सहसंबंध का अर्थ है कि वो समंक माला या समंकों के समूह में कार्यकरण का संबंध विद्यमान है। तो समंक मींस डेटा, इंग्लिश में डेटा बोलते हैं, आंकड़ा है, और डेटा समंक माला है। तो नाम से मत कंफ्यूज होइएगा, समंक माला मतलब डेटा, कई सारे आंकड़े हैं, उनको सांख्यिकी की भाषा में समंक माला कहा गया है। समंक मींस आंकड़ा, कई सारे आंकड़े हो चाहे आंकड़ा हो, तो उनके कार्यकरण का संबंध जो होगा उससे आप पहचान जाएंगे कि किंग साहब की परिभाषा है, राजा अपने कार्यकारी से पहचाना जाए, अपने कार्यों से पहचाना जाएगा। अगली परिभाषा है बॉरिंगटन साहब का। बॉरिंगटन साहब की परिभाषा है, तो बहुत अच्छी परिभाषा इनकी भी है। पहले परिभाषा को देख लिया जाए। जब कभी दो या अधिक समूहों या वर्गों या समंक मालाओं में निश्चित संबंध विद्यमान होगा, निश्चित संबंध इसका कीवर्ड है, तो उनमें सहसंबंध चलेंगे, उसके सहसंबंध करेंगे हम लोग। तो बॉलिंगटन नाम में ही बॉडी है, बॉडी कहां से जाएगी, जिम जाएंगे, जिम जाएंगे तो क्या होगा, बॉडी एक निश्चित संबंध में बढ़ेगा। ये नहीं है कि लंबे हो जाए कोण निकल जाए, तो क्या होगा, निश्चित नहीं है, वो बॉडी का निश्चित आपका नहीं है। या तो गोरे हो और छोटे हो जाए, मतलब छोटे कद के हो जाए, या गोरे हो आपका कोद निकल गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, बॉडी का एक निश्चित संबंध होना चाहिए, आपका सिक्स पैक्स बने तो देखने लगे हाँ बॉडिंगटन बॉडी है, ठीक है। तो बॉडी से ही क्या किया, निश्चित संबंध होना चाहिए, निश्चित संबंध, निश्चित बॉडी, निश्चित आकार होना चाहिए आपका। तो निश्चित संबंध को देख के आप बॉडिंगटन साहब की परिभाषा को ठीक कर सकते हैं एग्जाम में। तो एग्जाम में हर परिभाषा का एक की हम आपको बता दिए हैं, तो इस की से आप परिभाषाओं को पहचान के एग्जाम में टिक मारेंगे और गलत होने की संभावनाएं बहुत कम होंगी। अगर के जाएंगे तो एग्जाम में भूल जाएंगे, आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करें सहसंबंध की परिभाषा तो होगी सारे, अब इसके प्रकार को देखा जाए। सहसंबंध के प्रकार, तो सहसंबंध कई प्रकार के हैं, तो इसका निश्चित गिनती नहीं है कि निश्चित प्रकार आप बता सके। तो छोटी छोटा परिभाषाएं आपकी हैं, जैसे धनात्मक सहसंबंध, धनात्मक इसको प्रत्यक्ष भी बोलेंगे, अनुलोम भी बोलेंगे।
प्रत्यक्ष संबंध, अनुलोम संबंध। तो धनात्मक क्या होगा, एक जैसे गुण हो, धनात्मक संबंध है। कीमत बढ़े, मांग बढ़े, है ना, व्यक्ति गोरा हो, लंबा हो, ये धनात्मक सहसंबंध है। एक जैसे संबंध मतलब एक परिवेश में दूसरा भी संबंध बढ़े। ऋणात्मक संबंध, अगला है ऋणात्मक संबंध, निगेटिव कोरिलेशन। इसको प्रतीक बोलेंगे, अप्रत्यक्ष और विलोमी नाम है। विलोम भी बोल सकते हैं, अप्रत्यक्ष भी बोलेंगे, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक सहसंबंध क्या है, ये गुणों को अपोजिट बताता है। जैसे मांग बढ़े, कीमत घटे, या लंबा व्यक्ति हो, काला व्यक्ति हो, छोटा व्यक्ति हो, गोरा व्यक्ति हो, ये क्या है, ये अपोजिट रिलेशन है। ये अपोजिट रिलेशन है। ये क्या है, वो रिलेशन आपका निगेटिव की बात हो रहा है। रेखिक सहसंबंध क्या है, रेखिक सहसंबंध एक अस्थायी सहसंबंध को बताता है। ये रेखीय आपका है, स्लोप नीचे गिरता हुआ होगा, ठीक है। तो ये रेखिक सहसंबंध एक अस्थायी सहसंबंध को दिखाएगा। ये वक्र रेखिक ये अस्थायी संबंध को दिखाएगा। इसी प्रकार आपके बहुगुणी हैं, आंशिक हैं, ये सारे पे ये दो बहुत महत्वपूर्ण है आपके, बहुगुणी और आंशिक। इसके आपके सवाल आते हैं एग्जाम में, इसको देखा जाएगा। सहसंबंध का परिमाण ये देख लीजिए, क्योंकि हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक दो संबंध पढ़े हैं, तो जैसे हमारे धनात्मक है तो उसमें भी पॉजिटिव कुछ बातें होंगी, कुछ निगेटिव बातें होंगी, कुछ पॉजिटिव बातें होंगी, कुछ निगेटिव बातें होंगी धनात्मक में। तो धनात्मक में भी इसको 0 से 1 तक का वैल्यू दिया गया है। मतलब सहसंबंध नहीं भी हो सकता है, सहसंबंध पूर्ण भी है, मतलब अपने आप में पूरा व्यक्ति है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। ऋणात्मक में भी 0 से लेके -1 तक होता है, 0 से लेके -1, +1 तक है, -1 तक है। तो ये सहसंबंध ऋणात्मक सहसंबंध है, मतलब व्यक्ति में 0 होगा तो इसके बीच कोई सहसंबंध नहीं है, मतलब दोनों अलग स्वतंत्र चर है। -1 यानी उसके अंदर पूरी बुराई ही बुराई है, माइनस दर्शाता है कि बुराई तो है। तो व्यक्ति में पूरी बुराई होगी तो पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाएगा, -1 है। आगे देखा जाए, इसके परिमाण हो गए 0 से लेके 1 तक, मतलब निम्न है, मध्यम है, उच्च है, ठीक है, सर्वोच्च है, ऐसे बांटा गया इसको। एग्जाम नहीं आता आपके। आगे देखिए सूत्र को देखा, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण, इसको ध्यान से समझिएगा, इसको हम डिफाइन भी करेंगे। तो ये सूत्र देते हैं R बराबर सिग्मा dx इंटू dy, सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन n इंटू सिग्मा x इंटू सिग्मा y। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका सिग्मा x है, ये सिग्मा y है। सिग्मा x, सिग्मा मतलब प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा बोलते हैं। x का प्रमाप विचलन क्या होगा, इसका सूत्र आप पढ़े होंगे, अंडर सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन dx, सॉरी सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा dx अपॉन n का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला है, सहसंबंध का फार्मूला है सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा dx अपॉन n का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम बोलते हैं सिग्मा dx 0 है, सिग्मा dx 0 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये टोटल 0 हो जाएगा, ये टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका क्या बचा, सिग्मा x इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n, यहां से आ गया आपका, ठीक है। इसी प्रकार आप सिग्मा dy भी निकाल सकते हैं, जहां चाहे x है वहां y लिख देंगे तो सिग्मा y हो जाएगा। तो सिग्मा y बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट सिग्मा dy स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा dy अपॉन n का होल स्क्वायर। फिर हम बोल रहे सिग्मा dy अगर 0 हो जाए तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ये टोटल 0 हो जाएगा। तो आपको सिग्मा y की वैल्यू क्या मिलेगी, अंडर रूट सिग्मा dy स्क्वायर अपॉन यानी इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यही सारा नीचे लिखा, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, r इक्वल टू सिग्मा dx इनटू सिग्मा dy अपॉन n इनटू सिग्मा x इनटू सिग्मा y। सिग्मा x का प्रमाप विचलन है, सिग्मा y का प्रमाप विचलन है, ठीक है। देखिए ये वाला दिया है, देखिए ध्यान से, अगर सिग्मा
डीएक्स और सिग्मा डी दोनों जीरो हो जाएगा। सिग्मा डीएक्स और सिग्मा डी दोनों जीरो हो जाएगा। सिग्मा डीएक्स भी जीरो, सिग्मा डी भी जीरो, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स से जो लिखे थे आप एन वाला, तो एन से एन कट जाएगा, एन स्क्वायर होगा, एन बाहर आएगा, तो एन से एन कट जाएगा, तो ये सिग्मा एक्स की जगह हो जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर एक्स और सिग्मा डी स्क्वायर वाई। ठीक है, और जीरो नहीं होगा तो पूरा लंबा वाला सूत्र लिखेंगे आप लोग। अगर जीरो नहीं हुआ तो आप ये सूत्र लिखिएगा, बी वाला देखिए लिखा ना यहाँ पे, देखिए ये सूत्र है। अगर जीरो नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो ये लंबा वाला सूत्र लिखेंगे, सिग्मा डीएक्स इनटू सिग्मा डीवाई अपॉन अंडर नीचे यानी टू, इतना दिया आपका हो गया सिग्मा एक्स की वैल्यू और इतना दूर हो गया आपकी सिग्मा वाई की वैल्यू। इस तरह से आप रख के सॉल्व को क्या नाम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है स्पीयरमैन का कोटि अंतर विधि। स्पीयरमैन का कोटि अंतर विधि, इसको देखा जाए। देखिए स्पीयरमैन आ गया आपका, ठीक है। स्पीयरमैन कोटि अंतर मतलब इसको रैंकिंग निकालेंगे, रैंक। कोई भी डेटा दिया तो उसको हम रैंक देंगे, 1 2 3 ऐसे उसको रैंक देंगे। ठीक है, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? उसका डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। यही है आपका कोटि अंतर। ठीक है, मतलब rx निकालिएगा, ry निकालिएगा, फिर हो जाएगा कैपिटल D इक्वल टू rx माइनस ry। ठीक है, ये कोटि अंतर है। rx की वैल्यू दीजिएगा, जो सबसे बड़ा होगा उसको 1 2 ऐसे करके चले जाइएगा, rx में भी और इसी प्रकार ry में भी उसकी वैल्यू निकालिएगा। ठीक है, इसके हम सवाल आपको दिखाएंगे भी। इसका फॉर्मूला देखिए क्या है। इसका फॉर्मूला है r इक्वल टू 1 माइनस 6 इनटू सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n इनटू n स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला है। r बराबर, क्योंकि स्पीयरमैन का rx लिख दीजिए 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर, सिग्मा क्या है बताएं, जोड़, n इनटू n स्क्वायर माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, और देखिए हम लोग rx इक्वल टू देखिए 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, ये निकाले तो उसका स्क्वायर करिएगा, सब जोड़ देगा तो सिग्मा डी स्क्वायर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आप कहेंगे सर अगर मान लीजिए डेटा दिया हो और डेटा में जो है दो तीन वैल्यू एक समान हो तो उसकी रैंकिंग क्या देंगे हम। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू दे दी है, y की वैल्यू दे दी है, x में 11 है, 12 है, 11 है, 13 है, 14 मान लीजिए। ठीक है, इसमें मान लीजिए 8 है, 7 है, 8 है। ठीक है, 8 है, 7 है, 8 है, 6 है, 5 है, मान लीजिए दिया हुआ है। अब कहेंगे सर इसमें 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे हम। ठीक है ना, तो क्या होता है आप लोग चाहे आरोही क्रम में लिखे चाहे अवरोही क्रम में लिखे, तब लोग उसको आरोही क्रम में लिखेंगे। 11 यहाँ है, इसको पहला देंगे, इसको दूसरा देंगे। तब ये लड़ाई करेगा कि हम पहला होंगे, कहेगा हम पहला होंगे। तो इसकी लड़ाई को दूर करने के लिए पहला दूसरा को जोड़ के आधा कर दीजिए, 3/2 मतलब 1.5। ठीक है ना, तो rx क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 1.5, इस तरह से निकालेंगे। ठीक है ना, 8 के छोटा 11 हो गया, 11 से बड़ा 12 को आप 3 दे दीजिए, क्योंकि 2 तक हो गया 3, फिर 13 को 4, 14 को 5। इस तरह से ry भी निकाल लीजिएगा। ry में सबसे छोटा 5 को 1 कर दीजिए, 5 से बड़ा 6 को 2 कर दीजिए, 7 को 3 कर दीजिए। अब देखिए 8 4 5 दोनों आगे लड़ाई हो जाएगी, तो 4 और 5 को जोड़ दीजिएगा, 4 5/2 9/2 4.5, यानी ये 4.5 हो जाएगा, ये भी 4.5। इसकी रैंकिंग ऐसे दे देंगे हम लोग। ठीक है, फिर rx में से ry घटा देंगे, फिर d स्क्वायर करेंगे, ऐसे लगाएंगे, आगे फॉर्मूला दिखाया जाएगा। ठीक है, तो हम आपको केवल टेक्निक बता दें कैसे रैंकिंग देंगे।
इसी को बोलते हैं M1। अगर कोई चीज रिपीट हुआ है तो आपका फॉर्मूला नया बन जाएगा। अगर 2 होंगे तो M2 हो जाएगा। इस तरह से कोई संख्या है 2 बार, जैसे 11 2 बार आ गया, 12 भी 2 बार आ गया, तो M1 हो जाएगा M2 हो जाएगा। इस करना है। इसका फॉर्मूला देखिए स्क्रीन पर है, बस लंबा हो जाएगा, उसमें करने की जरूरत नहीं है। RS स्क्वायर टू 1 माइनस 6 ब्रैकेट में सिग्मा स्क्वायर रहेगा, इधर वहां लिखा है सिग्मा स्क्वायर, यहां लिखा तो सिग्मा स्क्वायर यहां भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका प्लस क्या हो जाएगा 1/12 प्लस M1 क्यूब माइनस M1 प्लस 1/12 MT क्यूब माइनस M2 प्लस 1/12 M3 क्यूब माइनस M3। ऐसे वो चलते चला जाएगा, ऐसे ही वो चलते आपका चला जाएगा। आगे देखा जाए प्रभाव विभ्रम। प्रभाव विभ्रम, प्रभाव विभ्रम स्टैंडर्ड हमारे कुछ बोलते हैं। ठीक है, प्रभाव विभ्रम स्टैंडर्ड एरर मानक त्रुटि ये इसके साथ आता है। आपका स्टैंडर्ड एरर इक्वल टू होता है 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन अंडर रूट n। देख लीजिए 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन अंडर रूट n। अगर हम कहें कि दो चरों के बीच कोई सहसंबंध है ही नहीं, स्वतंत्र चर है, सहसंबंध है ही नहीं मतलब वो स्वतंत्र चर है। स्वतंत्र चर होंगे तो क्या होगा, मानक त्रुटि क्या होगी, तो मानक त्रुटि के लिए क्या करेंगे, अब हम जो है सहसंबंध है ही नहीं यानी r इक्वल टू 0 है, तो इस r के आप 0 लिख दें तो जैसे इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 पर अंडर रूट यानी 1 अपॉन अंडर रूट ये हो जाएगा। ठीक है, मानक त्रुटि। संभाव्य विभ्रम देखिए, संभाव्य मतलब प्रोबेबिलिटी एरर, क्या संभावना होगी एरर की, उसके लिए हम लोग संभाव्य विभ्रम निकालते हैं। तो मानक त्रुटि और संभाव्य विभ्रम में संबंध होता है। तो उसके लिए आपको एक नंबर याद करना होगा, मोबाइल नंबर समझ में 4 डिजिट का कोड है आपका, ओटीपी जो आता है उसको समझ कर याद कर सकते हैं। ठीक है, 6745 6745 ऐसे 45 6745 67। ठीक है ना, एग्जाम में बाय बोले कर दे दिया कुछ ऐसे नंबर्स तो आप पहचानेंगे ये लगातार है 4 5 6 7 है, लेकिन उसका प्लेस वैल्यू बदल गया है, प्लेस वैल्यू बदल गया है। तो 4 5 6 7 है ना, 4 5 6 7 ये 0 है, ऐसे 4 5 6 7 4 5 6 7 ऐसे लिख के आप याद कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, बाकी 1 माइनस r स्क्वायर 1 माइनस r स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा p इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एरर इक्वल टू 0.6745 ब्रैकेट में 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन अंडर रूट n। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी एरर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी एरर का 0.6745 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन अंडर रूट n। ये प्रोबेबिलिटी एरर है। अब ये देखिए 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन अंडर रूट n को ही बोलते हैं जैसे कि 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन अंडर रूट को बोलते हैं ऐसे मानक त्रुटि। तो एक फॉर्मूला निकल के आपके सामने आया, जो प्रोबेबिलिटी एरर होगी आपकी, तो प्रोबेबिलिटी एरर क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी एरर इक्वल टू 0.6745 इनटू स्टैंडर्ड एरर मानक त्रुटि, यानी 0.6745 में मानक त्रुटि से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे ये आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी एरर संभाव्य विभ्रम। ठीक है, इसके साथ संबंधित कुछ जो है थ्योरी थे, कुछ फार्मूले थे जो हम आपको बताएं। अब इसको खास लोग रिवीजन कर लें कि आप जो पढ़े कुछ समझ में आया कि नहीं। उसके लिए कुछ क्वेश्चंस देखे जाए, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि आपको क्वेश्चन को समझ में अच्छा से आएगा। जैसे देखिए आप इसमें पहले सवाल लिखिए आ गया है, पहला सवाल है r इक्वल टू, ठीक है, ठीक, तो r इक्वल टू दिया 0.5 और n इक्वल टू 9, ठीक है ना। इसके साथ संबंध की मानक त्रुटि पूछा है, बहुत आसान है, r भी दिया n भी दिया है,
तो वो फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी है, सॉरी माना तो ना SE इक्वल टू, ठीक है ना, SE मतलब स्टैंडर्ड एरर माना तो इसका फॉर्मूला जानते हैं 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट n, ये होता है, ठीक है। तो आर दिया है आपका 1 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट n की वैल्यू दी 9, ठीक है। तो इधर 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आएगा, 0.25 अपॉन 9 का स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 0.75 अपॉन 3, 3 से डिवाइड करिएगा तो पूरा 6 आएगा, 0.25 क्या ऑप्शन कितना है, कौन सा ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, मानक सूची होगा, ठीक है। या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार जोड़ दीजिए, घटा दीजिए तो 1.5 into 0.5 अपॉन 3, 3 से 0.5 काटेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 से फिर 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मान लिया, इसका मान लगा तो नहीं करना है, अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक बार जोड़ लीजिए, एक बार घटा दीजिए, एक में जोड़ेंगे आधा डबल हो गया, एक में से आधा घटाएंगे तो आधा हो गया, बचे 3, 3 से भाग दे दीजिए, 3 बचे 15, 5 बचे 25, 10 में 2 स्थान पे 0.25, कितना आसान है, ठीक है ना। तो ये आपकी मानक त्रुटि हो गई, ठीक है। अगला सवाल देखा जाए, इसका भी ऑप्शन सही है, 0.25 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, पूछा है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछ रहा है, देखिए ऊपर लिखा है कौन सा कथन सही है, ठीक है। कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है बताना आपको। पहला कह रहा है कि सहसंबंध गुणांक समासरण गुणांकों के बीच समांतर माध्य है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन द रिलेशन कोएफिशिएंट। तो यह सहसंबंध ये क्या है, समांतर माध्य नहीं होता है, ये गुणोत्तर माध्य होता है, गुणोत्तर माध्य होता है, यार कुछ देखते हैं जीपी निकालेंगे इसका, ठीक है। गुणोत्तर माध्य होता है, तो पहला ही गलत हो गया, पहला क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा दिखता है समाश्रय गुणांकों के मूल के परिवर्तन से स्वतंत्र होते हैं परंतु माप के नहीं, सही बात है, ठीक ना, स्वतंत्र होते हैं लेकिन माप नहीं होते, सही है, दूसरा सही है। समाश्रय गुणांक जो है मूल के परिवर्तन से स्वतंत्र होते हैं लेकिन माप के परिवर्तन से स्वतंत्र नहीं होते, ये सही है आपका। तीसरा है एक समाश्रय गुणांक ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये सही है, तो दूसरा क्या होगा, एक से कम होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का जोड़ ही तो एक होता है, एक से अधिक होता ही नहीं, वो 0 से k के बीच लाई करता है, 0 से के बीच घूमता रहता है, ठीक है। अगर एक से अधिक हो गया दूसरा क्या होगा, एक से कम हो जाएगा, तीसरा भी सही है। तो इसमें पहला दूसरा गलत है, इसमें पहला आ गया तो गलती हो गया, ठीक है। इसमें पहला ये भी गलत हो गया, इसमें भी पहला ये भी गलत हो गया, ये आपका सही है बी वाला। अगर आपको मान लीजिए दोनों नहीं समझ में आ रहा है कि दूसरा तीसरा क्या है, तो आप ऑप्शन से देख के समझ सकते हैं कि ऑप्शन में पहला यहाँ भी है, पहला यहाँ भी, पहला यहाँ भी है, लेकिन ऑप्शन से आपके गलत हो गए, यानी बी वाला सही है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो आपका बेसिक नॉलेज है उससे भी आप कठिन सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं, इसमें हमारे ऑप्शन ही हमारे सवाल को सही बता दे रहे हैं। बाय द वे आपको नहीं याद है तो आपको पता है कि सहसंबंध गुणांक जो है समांतर माध्य नहीं होता है, गुणोत्तर माध्य होता है, ठीक है। समांतर माध्य आपका सेंट्रल टेंडेंसी होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में माध्य का बहुलक, ठीक है, ठीक है। अगला सवाल देखा जाए, अब देखिए सवाल बताएं आपको भी लगवाएं तुरंत, यदि x और y स्वतंत्र यादृच्छिक चर है तो x और y के बीच सहसंबंध गुणांक क्या होगा, बोलिए, स्वतंत्र चर है यानी इनके बीच कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो क्या होगा, 0, इसका उत्तर क्या होगा, a, 0 हो गया, कितना आसान है। अब ये अभी आपको बताया कितना स्वतंत्र है तो कोई रिलेशन नहीं, कभी 0 हो गया। अगला सवाल देखिए, यदि दो चर असहसंबंध हो तो समाश्रय रेखाएं कैसी होंगी, बोलिए, अगर वो असहसंबंध है
अनकोरिलेटेड है तो कैसी होंगी? तो ये एक दूसरे के लंबवत होंगे। एक दूसरे के क्या होंगे? वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। कौन? यदि दो चर असहसंबंध हो, दो चर असहसंबंध हो तो क्या होंगे? एक दूसरे के लंबवत होंगे। ठीक है, मतलब ऐसा चित्र बनेगा। मान लीजिए x का ये चर है और y का ये चर है। ये x का चर है, ये y का चर है। ये क्या हो गए? एक दूसरे के लंबवत है। देखिए लंबवत है, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी थ्योरीज हैं, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए आपके। एक दूसरे के लंबवत होंगे अगर वो क्या होंगे? असहसंबंध होंगे। पता नहीं है, ये असहसंबंध है। अगला सवाल देखा जाए। सहसंबंध के गुणांकों का परिमाप अभी आपको बताए हैं। परिमाप क्या होता है? दो समसमासक गुणांकों की गुणोत्तर माध्य के बराबर होता है। इसमें पहले वाले सवाल में दो समासक गुणांकों के बीच गुणोत्तर माध्य का संबंध होता है। ठीक है, अगला देखिए। बहुसहसंबंध गुणांक का परिसर रेंज बताना है। तो रेंज 0 से 1 के बीच में होता है। बहुसहसंबंध है, ऋणात्मक सहसंबंध की बात नहीं कर रहा, सहसंबंध की बात नहीं कर रहा है। सहसंबंध होता तो -1 से लेके सहसंबंध जो है आपका -1 0 से लेके +1 तक होता है। लेकिन बहुसहसंबंध जो है, बहुसहसंबंध केवल 0 से 1 के बीच होता है।